देखिए अपन ने व्यतिकरण की गणितीय विवेचना जो की थी, मैथमेटिकली एनालिसिस जो किया था, गणितीय विश्लेषण था, उसमें जब अपने 27 समीकरण आई थी, उन समीकरणों में अपन ये देखा था कि जब समान आयाम की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं या समान तीव्रता की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो उनका जो मैक्सिमम जो आयाम आया था वो था 2a0 और मैक्सिमम तीव्रता थी 4i0। ये अपन ने देखा था। इसका मतलब मैक्सिमम आयाम और मैक्सिमम तीव्रता आ गई। फिर अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम मान क्या था इनका, 0 था। यानी कि तीव्रता 0 से 4i0 के बीच वेरी करती है, उसके बीच में ये चेंज होती है। लेकिन अगर एक कला संबद्ध स्रोत होते, कला संबद्ध स्रोत होने के बजाय अकला संबद्ध स्रोत होते, यानी इनका व्यतिकरण नहीं होता, तब औसत तीव्रता क्या ली जाती, 0 से 4i0 का मतलब 2i0 होती। अर्थात ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, इसमें पुनर्वितरण हो रहा है। इस चीज को अपन समझते हैं व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण के आधार पर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन जानेंगे वो है व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। उसके बाद फिर अपन इन जो डेरिवेशन अपन ने की है उस पर आधारित आंकिक प्रश्न करके फिर यंग के द्विस्लिट प्रयोग को पढ़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है व्यतिकरण में ऊर्जा, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। देखो व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण से क्या तात्पर्य है, किस तरह से है, यहां इधर अपन कोने में थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लें। अपन ने संपोषी व्यतिकरण में अगर तीव्रता की मैं बात करूं तो देखो I मैक्सिमम इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये थी मैक्सिमम तीव्रता। अगर दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, यानी कि I0 √I0, तो आपके पास ये आ रहा था 4i0। फिर अगर मिनिमम की बात करूं तो ये था √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो दोनों की तीव्रता अगर समान है तो ये मान क्या आ रहा था, 0। ये आ रहा था आपके पास संपोषी व्यतिकरण में, और ये आ रहा था आपके पास विनाशी व्यतिकरण में। संपोषी व्यतिकरण मतलब जब दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित हो रही थी। विनाशी व्यतिकरण यानी जब दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही थी, यानी कि जब पाई का विषम गुणज है तब तो विनाशी व्यतिकरण आ रहा था, और जब पाई का समगुणज चल रहा था 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कालांतर, तब संपोषी व्यतिकरण था। यानी कि ऊर्जा का मान इस तरह से वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब देखिए उसको अपन अब एनालिसिस करें। यहां देखिए अगर आप इस अक्ष पर यहां अपन देखते हैं कलांतर को, इधर प्लस में लेंगे, इधर क्या लेंगे अपन, माइनस में, और इस एक्सिस पर ले रहे हैं अपन तीव्रता को। तीव्रता आई को इस एक्सिस पे। तो अपन क्या देखते हैं, देखो जब कलांतर 0 था तो यानी कि समान कला होगी। कलांतर 0 होने पर तीव्रता का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये लीजिए तीव्रता का मान अपन कैसा लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। जैसा इस तरफ वैसा ही इस तरफ, ये अपन ने बना लिया है। तो देखो फिर उसके बाद यहां पर मैक्सिमम था, उसके बाद जैसे अपन पाई पर आएंगे, 0 के बाद पाई पे, तो इसका मान क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर तीव्रताएं समान हैं तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 पाई पर फिर से क्या हो जाएगा, ये मान मैक्सिमम हो जाएगा।
2 पाई पर फिर ये मान मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस से 3 पाई पर ये मान मिनिमम हो जाएगा, 4 पाई पर फिर मैक्सिमम हो जाएगा, 5 पाई पर ये फिर से मिनिमम हो जाएगा। ये इस तरह से जैसे ग्राफ इस साइड में आया है वैसे ही ग्राफ इस साइड में बनेगा। यहां पर ये हो गया -पाई, फिर ये हो जाएगा, देखो यहां 0 पर मैक्सिमम था और मैक्सिमम तीव्रता 0 पर कितनी आएगी, ये 4I0, 4I0। फिर यहां पर ये तीव्रता -पाई के ऊपर क्या हो गई, ये 0, अगर कालांतर इतना है। फिर देखिएगा, फिर ये मैक्सिमम हो जाएगी -2 पाई पर, फिर वापस से मिनिमम हो जाएगी -3 पाई पर, फिर 4 पाई पर फिर मैक्सिमम हो जाएगी, और 5 पाई पर वापस से ये मिनिमम हो जाएगी। इस तरह से ये वक्र अपने पास चल रहा है। ये जो वक्र अपने पास इस तरह से चल रहा है, इस वक्र में अपन क्या देख रहे हैं कि जहां पर तरंगे समान कला में अध्यारोपित हो रही हैं, यानी कि संपोषी व्यतिकरण जहां हो रहा है वहां पर तो मैक्सिमम तीव्रता कितनी आ रही है, मेरे पास 4I0 आ रही है, और मिनिमम तीव्रता कितनी आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन अगर इनमें व्यतिकरण नहीं होता तो औसत तीव्रता क्या आती, वो होती अपने पास 2I0। अगर दोनों की तीव्रताएं I0 हो तो ये अपने पास औसत तीव्रता आती, क्योंकि देखो औसत तीव्रता का फॉर्मूला अपन देख चुके थे, I एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 था। इस पर मैंने विशेष जोर भी दिया था कि I1 प्लस I2, तो देखो I1 I0 है, I2 भी I0, तो कितनी हो गई, 2I0। ये आपके पास औसत तीव्रता थी। तो ये अपन ने ऊर्जा वितरण जान लिया कि व्यतिकरण में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। अब इसको अपन नोट कर लेते हैं कि क्या इसमें लैंग्वेज अपने पास बनेगी, वो चीज देखिए। तो देखो अपन ने क्या देखा, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की विवेचना से क्या स्पष्ट हो रहा है कि मैक्सिमम तीव्रता 4I0 है, मिनिमम तीव्रता क्या है, 0 है। तो देखें अपन, संपोषी वे विनाशी व्यतिकरण की विवेचना, संपोषी वे विनाशी व्यतिकरण की विवेचना से स्पष्ट है कि, यहां लिख देते हैं कालांतर को। अब की विवेचना से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है वो देखिएगा, समान आयाम की अधिकतम तीव्रता, स्पष्ट है कि समान आयाम की, अगर तरंगों के आयाम समान है यानी तीव्रताएं समान है, समान आयाम की अधिकतम तीव्रता, समान आयाम की अधिकतम तीव्रता इज इक्वल टू 4I0 एवं न्यूनतम तीव्रता 0 होती है। समान आयाम की अधिकतम तीव्रता इज इक्वल टू 4I0 एवं न्यूनतम तीव्रता शून्य होती है। यदि तरंगों में व्यतिकरण नहीं हो तो, यदि तरंगों में
व्यतिकरण नहीं हो तो, व्यतिकरण नहीं होने का मतलब प्रकाश स्रोत कैसे हो, कला असंबंध हो, यही कह सकते हैं। यदि प्रकाश स्रोत कला असंबंध हो, यदि तरंगों में व्यतिकरण न हो तो दोनों तरंगों की तीव्रता सभी बिंदुओं पर क्या होगी, 2I0, 2I0 के क्या होगी, बराबर होगी। यदि तरंगों में व्यतिकरण नहीं हो तो, यदि तरंगों में व्यतिकरण नहीं हो तो दोनों तरंगों की तीव्रता, तो दोनों तरंगों की तीव्रता सभी बिंदुओं पर 2I0 के बराबर होती। या यूं कह दो 2I0 के तुल्य होती। यानी कि अब अपन ने क्या देख लिया कि मैक्सिमम 4I0, मिनिमम 0, और वैसे क्या आ रही है 2I0। इसका मतलब तीव्रता में किसी तरह कोई हानि तो हुई नहीं है, यानी औसत तो 2I0 ही तो आ रहा है। 4I0 प्लस 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2I0 के तुल्य होती। इस अवस्था में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, यानी यूं कह सकते हैं इस अवस्था में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा केवल न्यूनतम तीव्रता के बिंदुओं से, ऊर्जा केवल न्यूनतम तीव्रता के बिंदुओं से अधिकतम तीव्रता के बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है। ऊर्जा केवल न्यूनतम तीव्रता के बिंदुओं से अधिकतम तीव्रता के बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी न्यूनतम तीव्रता के बिंदु से अधिकतम तीव्रता के बिंदुओं पर ऊर्जा क्या होती है, चली जाती है। यानी यूं कह सकते हैं अर्थात ऊर्जा कैसी रहती है, संरक्षित रहती है, संरक्षित हो जाती है। अर्थात ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। यानी कि व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या होती है, पालना। तो अपन कह सकते हैं अर्थात ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पालना होती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पालना होती है। तो देखिए वापस से अपन इसे पढ़ डालें। संपोषी व विनाशी व्यतिकरण की विवेचना से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि समान आयाम की अधिकतम तीव्रता 4I0 एवं न्यूनतम तीव्रता 0 होती है। यदि तरंगों में व्यतिकरण नहीं हो तो दोनों तरंगों की तीव्रता सभी बिंदुओं पर 2I0 के तुल्य होती। इस अवस्था में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा केवल न्यूनतम तीव्रता के बिंदुओं से अधिकतम तीव्रता के बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की क्या होती है, पालना होती है। यहां अपन ने व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण भी अपन ने जान लिया है।
या यूं कह सकते हैं ऊर्जा वितरण की अपन ने विवेचना कर ली है। अब अपन इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न अपने दे रखे हैं, क्योंकि अपन ने काफी बड़ी डेरिवेशन की थी तो क्वेश्चन तो इसके बहुत बनते हैं और बहुत प्रकार के बनते हैं, लेकिन अपन अपनी बुक के ही क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। दो अनसोल्ड क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जांपल आप जरूर सोल्व करें। इसके इजी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसा अपन अनसोल्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वैसा ही सोल्ड एग्जांपल भी दे रखा है। अपन अनसोल्ड 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक अनसोल्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो दे रखा है स्लिट की चौड़ाई का, उस क्वेश्चन को भी अपन हल करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जो तीव्रता होती है वो स्लिट की चौड़ाई के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये उस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अपने पास वहां काम आएगा। तो अब देखो इसको अपन इन क्वेश्चनों को देखें कि वो क्वेश्चन क्या है। ऊर्जा वितरण के बाद अब अपन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन जो अनसोल्ड अपनी बुक का है वो दे रखा है, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगों का आयाम। एक ही आवृत्ति की 2 तरंगों का आयाम 2:1 का आयाम 2:1 अनुपात में है। एक ही आवृत्ति की 2 तरंगों का आयाम 2:1 अनुपात में है। आप देख लीजिए, यहां हो सकता है लाइट आ रही हो तो आप इसे नोट कर लें, वापस नीचे लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। एक ही आवृत्ति के, मैं बोल रहा हूं फिर से, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगों का आयाम 2:1 अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के अधिकतम एवं न्यूनतम, चलो इसे वापस लिख ही देते हैं तो यहां से दिखाई देगा नहीं इतना। यहां से नीचे लिख देते हैं। एक ही आवृत्ति की 2 तरंगों, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगों का आयाम 2:1 अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्र में व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम। तो देखो व्यतिकरण क्षेत्र में नंबर फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन के 2 भाग कर रहा हूं मैं। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के नंबर फर्स्ट महत्तम व न्यूनतम, महत्तम व न्यूनतम आयामों का अनुपात नंबर सेकेंड महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है,
सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो तरंगों के आयामों का अनुपात, एक ही आवृत्ति की, यानी कि व्यतिकरण करेंगे, तरंगों का आयाम 2:1 है, A1/A2, ये आपको दिया हुआ है 2:1। अब देखिएगा नंबर फर्स्ट, ये पूछ रहे हैं अधिकतम व न्यूनतम आयामों का अनुपात, यानी कि A मैक्सिमम अपॉन में A मिनिमम, ये अपन को ज्ञात करना है। ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, A मैक्सिमम और A मिनिमम का अनुपात निकालना है। तो देखो A मैक्सिमम अपॉन में A मिनिमम, आयाम अधिकतम किस में आ रहा था, समपोषी व्यतिकरण में। अगर समपोषी व्यतिकरण में आयाम अपने पास अधिकतम है तो देखिए अधिकतम आयाम के लिए फॉर्मूला क्या था, A1 प्लस A2, और न्यूनतम के लिए A1 माइनस A2, यही था। अब A1 A2 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ध्यान रहे आपको A1 और A2 की वैल्यू नहीं रखनी है यहां पर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुपात, यानी इसको आपको A1 रेशो A2 के फॉर्म में लाना है। आप इससे करेंगे तो आंसर तो आपके पास सही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अनुपात ही आपको दिया हुआ है और अनुपात ही क्वेश्चन में पूछ रहे, आंसर में पूछ रहे, तो इसलिए वो तो एक संयोगवश आंसर सेम आएगा, लेकिन तरीका वो जो है गलत होगा। अब देखें, मैं इसको इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करूं तो मुझे चाहिए A1 अपॉन में A2, यानी कि A2 से डिवाइड कर लूं मैं इसके अंश और हर को, तो देखो ये हो जाएगा A1 अपॉन में A2 प्लस 1, A2 का मैंने इसमें भाग दे दिया। इसी तरह से देखो A1 अपॉन में A2 माइनस 1, ये लो, ये समीकरण इस तरह से लिखी जा सकती है। तो इस फॉर्मूले से अब अपन इसे सोल्व करेंगे। ये तरीका पूरा बोर्ड के हिसाब से सही है, अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेथड है, लेकिन सब्जेक्टिव बोर्ड के लिए वो तरीका सही नहीं है। बोर्ड के लिए आप इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब देखिए A मैक्सिमम A मिनिमम, A1 अपॉन में A2 2:1 प्लस 1 2:1 माइनस 1, ये लो 2 अपॉन में 1 2 2 प्लस 1 3 2 माइनस 1 1, यानी कि आंसर आ गया है 3:1। तो A मैक्सिमम अपॉन में A मिनिमम कितना आ गया है, 3:1। चलो इसे यहीं रहने देते हैं। फिर पूछ रहे हैं नंबर सेकेंड, ये सेकेंड पार्ट को अपन यहां सोल्व कर लेते हैं। देखो नंबर सेकेंड, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अब देखो तीव्रता होती क्या है, आयाम का वर्ग, तो अधिकतम और न्यूनतम अगर आयामों का अनुपात अपन ने ज्ञात कर लिया है तो अपन तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम इज इक्वल टू A मैक्सिमम अपॉन में A मिनिमम, ये लीजिए होल स्क्वायर। डायरेक्ट सीधा इससे हो गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा होता तो A मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या करते अपन, A1 प्लस A2, और A मिनिमम का मतलब A1 माइनस A2, फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर कर देते आप। अब देखिए इससे अगर आप देखें तो I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम, A मैक्सिमम अपॉन में A मिनिमम की वैल्यू आई है आपके पास 3:1, इसके ऊपर स्क्वायर, तो आंसर हो गया है 9:1। ये एक क्वेश्चन अपनी बुक का अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपनी बुक का है उसकी अपन अब चर्चा करेंगे। अपनी बुक में इसी टाइप का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोल्ड एग्जाम्पल, उसे आप जरूर करके देखें। भाई फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा आप हल करेंगे उतना ही अच्छा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स जो है वही फिजिक्स की जान है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको फिजिक्स आती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं इसमें आपको फिजिक्स नहीं आ रही है। इसलिए आप न्यूमेरिकल्स की जितने अधिक अभ्यास करोगे उतना सब्जेक्ट आपका अच्छा होता चला जाएगा।
देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन अपन क्या दे रहे हैं, ये किसी व्यतिकरण प्रयोग में, किसी भी व्यतिकरण प्रयोग हो सकता है, यंग का हो, कुछ भी हो, किसी व्यतिकरण प्रयोग में I और 4I तीव्रता के दो स्रोतों का उपयोग किया गया है। किसी व्यतिकरण प्रयोग में I व 4I0 तीव्रताओं के स्रोतों का किसी व्यतिकरण प्रयोग में I व 4I0 तीव्रताओं के स्रोतों का उपयोग किया गया है। I और 4I0 तीव्रता के स्रोतों का उपयोग किया गया है। तो देखो, उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो भैया, बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात करने का मतलब है वहां पर अपन को क्या ज्ञात करनी है, परिणामी तीव्रता। उपयोग किया गया है उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पर अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन, जहां पर अध्यारोपण करती हुई दोनों स्रोतों से, जहां पर अध्यारोपण करती हुई दोनों स्रोतों से तरंगों के मध्य कलांतर देखिए भाई, पिछले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे थे, इसमें एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर अध्यारोपण करते हुए दोनों स्रोतों से तरंगों के मध्य कलांतर, नंबर फर्स्ट, पहला ये कह रहे हैं कलांतर क्या हो भैया, शून्य हो। मध्य कलांतर क्या हो, शून्य। नंबर सेकंड कह रहे हैं कि जो कलांतर है वो हो π/2। नंबर थर्ड ये कह रहे हैं कलांतर हो पाई। कलांतर कितना हो, पाई हो। तो यहां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी व्यतिकरण प्रयोग में I व 4I0 तीव्रताओं के स्रोतों का उपयोग किया गया है। उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पर अध्यारोपण करती हुई दोनों स्रोतों से तरंगों के मध्य कलांतर शून्य, π/2, पाई हो। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। देखिए भाई, तीनों ही क्वेश्चनों के लिए आपको ज्ञात करनी है परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला अपन ने ज्ञात किया था, I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi, यानी फाई पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन गौर कीजिएगा, परिणामी तीव्रता को मैंने फॉर्मूले में वहां लिया था I से, और यहां पर I1 और I2 है वो भी I के फॉर्मेट में है। इसका मतलब परिणामी तीव्रता के साथ मैं R लगा देता हूं। R का मतलब रिजल्टेंट यानी कि परिणामी। तो मेरे पास परिणामी तीव्रता का मैं फॉर्मूला यूं लिखूंगा, IR, R का मतलब रिजल्टेंट परिणामी, = मेरे पास फॉर्मूला हो गया है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। ये फॉर्मूला है। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं। देखो कैसे, मुझे पता है जब शून्य कालांतर है यानी समपोषी व्यतिकरण, तो क्या फॉर्मूला बन गया, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यही तरीका है। फिर मैं क्या देख रहा हूं, π/2, यानी कि क्या फॉर्मूला हो गया, एवरेज तीव्रता का, यानी I1 + I2, I + 4I, सॉरी यहां पर 4I है भैया,
4i नोट नहीं, i प्लस 4i, i प्लस 4i यानी कि 5i आंसर आ गया। फिर कह रहे हैं पाई, पाई का मतलब विषम गुणज चल रहा है पाई का, क्योंकि 1 इंटू पाई हो गया, तो विषम गुणज है, इसका मतलब विनाशी व्यतिकरण, यानी क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2, रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को फटाफट से, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से अपन इस पूरे तरीके से हल करेंगे इसे। तो देखिए वो तरीका क्या है, इस फॉर्मूले से नंबर फर्स्ट, पहला जब कालांतर फाई कितना है 0 डिग्री, तो देखो आई आर इज इक्वल टू वही 9i आंसर आ जाएगा। i1 का मान कितना है i, i2 का मान कितना है 4i नोट, प्लस 2, i1 कितना है i, ये कितना है 4i, cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आई आर इज इक्वल टू, ये सॉरी i है, तो ये हो गया है 5i, तो ये हो गया प्लस 2 इंटू देखो ये हो जाएंगे आई का स्क्वायर तो हो गया है i, और फिर ये हो गया है 4, यानी कि ये हो गया है 2 और ये हो गया है 4i मीन्स 5 प्लस 4 यानी कि 9i। ये लो, ये पहले का आंसर आ गया जो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। नंबर सेकंड क्वेश्चन, नंबर सेकंड इन्होंने कहा है π/2, यानी कि फाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है π/2। तो देखो आई आर इज इक्वल टू i1 की वैल्यू वही i है, i2 की वैल्यू 4i है, फिर 2 रूट ऑफ i 4i cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, तो यहां मेरे पास आई आर इज इक्वल टू ये आ गया है 5i। ये लो, पहले का आंसर मेरे पास क्या आ गया 9i, दूसरे का आ गया मेरे पास 5i, और तीसरे का कितना आएगा i। चलो देख लेते हैं अभी नंबर थर्ड। भाई बाकी का पार्ट भाई मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। नंबर थर्ड अपने पास क्या दे रखा है, इनके बीच में कलांतर कितना है भैया पाई। अगर कलांतर पाई है तो देखिएगा यानी फाई इज इक्वल टू पाई, तो आई आर इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को फिर यूज कर रहा हूं, तो i1 की वैल्यू तो क्या है i, i2 की वैल्यू कितना है 4i, 2 i1 i, i2 कितना है 4i, cos पाई, cos पाई की वैल्यू -1, अगर -1 है तो देखो आई आर इज इक्वल टू आई प्लस आई, यानी इसे अपन सीधा 5i लिख देते हैं। अब तो यहां -1 तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4 2, ये हो गया 4i, यानी कि आंसर आ गया है i। ये लो, तीनों ही अपन ने सोल्व कर लिए कि जब फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, जब फाई इज इक्वल टू π/2 हो, और जब फाई इज इक्वल टू क्या हो 180 डिग्री हो, यानी कि पाई हो। दो क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गए हैं। दो अनसोल्व जो क्वेश्चन थे, जो शुरू के क्वेश्चन हैं, वो अपन ने सोल्व कर लिए। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर एक क्वेश्चन जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है बुक के अंदर, उसे अपन सोल्व करेंगे। उसमें दे रखे हैं, इसमें इन्होंने कहा है स्लिट की चौड़ाई। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो तीव्रता होती है स्लिट की चौड़ाई के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसी पर बेस क्वेश्चन है जिसे अपन हल करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर अपन बात करेंगे YDAC की।